2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। आज केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन सीएम की कुर्सी छोड़ने से पहले केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया जिसके जरिए उन्होंने दिल्ली में आगे की राजनीति का गहरा गेम प्लान सेट कर दिया। और यह केजरीवाल का ऐसा प्लान है जिसे ना बीजेपी समझ पाई, ना ही कांग्रेस इसके बारे में सोच पाई। केजरीवाल का यह प्लान क्या है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सिर के ऊपर से चला गया, ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। हो सकता है बाद में ये काउंटर करे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लगा उनके ऊपर से बाउंसर निकल गया। कैसे ये प्लान केजरीवाल का उनको फंसा सकता है दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को, इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताऊं। क्योंकि मैंने देखा सारे लोग ऊपरी झापरी एनालिसिस कर रहे हैं कि अरे बना दिया आतिशी को, बना दिया आतिशी। क्यों बनाया बॉस, ये तो बताओ पब्लिक को। वो हम बताएंगे पाठशाला में। लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि केजरीवाल का यह प्लान तब से एक्टिव हो चुका है जब से यह तय हुआ कि केजरीवाल की जगह पर दिल्ली के नए सीएम के तौर पर केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी बैठेंगी। बहुत सारे नामों पर चल रहे कयासों के बीच आतिशी का नाम नए मुख्यमंत्री के तौर पर आया। केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले आज आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें आतिशी के नाम को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया गया। खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। वैसे तो आम आदमी पार्टी में कई नेता और मंत्री हैं, फिर भी केजरीवाल ने आतिशी का नाम क्यों आगे बढ़ाया, इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वरिष्ठता में तो आतिशी का नंबर बहुत पीछे है, फिर आतिशी को क्यों चुना? क्या केजरीवाल को किसी और नेता पर विश्वास नहीं था? क्या किसी और नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी? आतिशी को सीएम बनाने की इनसाइड स्टोरी क्या है? इन सारे सवालों के जवाब अभी आपको पाठशाला के इस चैप्टर में मिल जाएंगे, क्योंकि आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुन लेने का फैसला ऐसा फैसला नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि आतिशी नहीं तो फिर किसे सीएम बनाना। सीएम बनाने के लिए केजरीवाल के पास लोगों की कमी नहीं थी। भाई गोपाल राय थे, इतने पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। सौरभ भारद्वाज थे। सौरभ भारद्वाज कम एड़ी रगड़े हैं पार्टी को बढ़ाने में। कैलाश गहलोत थे, या फिर किसी ऐसे नेता का नाम केजरीवाल ले सकते थे जिसका नाम सुनकर सब सरप्राइज रह जाते, जैसे नीतीश कुमार ने एक वक्त में जीतन राम मांझी को सीएम बनाकर सबको सरप्राइज दे दिया था। लेकिन दुनिया जानती है कि आज नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच कैसा आंकड़ा है, 36 का। शायद केजरीवाल यही रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे, इसलिए आतिशी का नाम सामने आया। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए कि आतिशी वो नेता हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक मनीष सिसोदिया के साथ काम किया। मनीष सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे तो शिक्षा नीति को बनाने और अमल करवाने में आतिशी का बड़ा रोल रहा है। और जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे तो उनके बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी आतिशी ने संभाली थी। यानी कुल मिलाकर आतिशी मनीष सिसोदिया की विश्वास पात्र हैं और मनीष सिसोदिया केजरीवाल के विश्वास पात्र हैं। अब चूंकि मनीष सिसोदिया को तो बनाना नहीं था, तो फिर किसको बनाए? तो फिर जो मनीष सिसोदिया का खास है, जो उनका विश्वास पात्र है, उनके कैंप का है, यानी आतिशी, उनको बना दिया गया। अब मनीष सिसोदिया को केजरीवाल सीएम नहीं बना सकते थे, इसलिए यह फैसला लिया गया कि भाई मनीष सिसोदिया का जो करीबी है उसको बना देते हैं, ताकि कल को कुर्सी खाली करवानी हो तो दिक्कत ना आए। आतिशी को जब आज ये जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। फिर आपको दिखाता हूं कि केजरीवाल ने कितनी जबरदस्त पॉलिटिक्स की है। असर क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कैसे एक तीर से कई निशाने साधे हैं वो समझाऊंगा। पहले आतिशी को सुनिए। मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मुझे मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। वैसे तो ये सबको पता है कि दिल्ली को केजरीवाल ही चलाएंगे, भले ही वो सीएम की कुर्सी पर हों या ना हो। और ये बात खुद आम आदमी पार्टी के नेता खुले तौर पर मान रहे हैं कि चुनाव के बाद तो केजरीवाल को ही सीएम बनना है। लेकिन आतिशी को ही सीएम के तौर पर अभी चुनना, किसी और को सीएम ना बनाना, इसकी एक वजह तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई केजरीवाल को कोई भरोसेमंद चेहरा चाहिए था जिस पर आतिशी पूरी तरह से फिट बैठती है। क्योंकि वो केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मनीष सिसोदिया की सबसे भरोसेमंद पात्र है। लेकिन इसके साथ ही केजरीवाल ने आतिशी को सीएम इसलिए भी बनवाया
क्योंकि महिला चेहरा होने की वजह से आतिशी के सीएम बनने का विरोध आम आदमी पार्टी में कम होगा, ऐसी संभावना है। किसी पुरुष नेता को सीएम बनाते तो शायद विरोध की संभावना ज्यादा थी। सीएम पद के कई दावेदार सामने आ सकते थे। इसके अलावा आतिशी को सीएम बनाने से केजरीवाल का एक फायदा यह भी है कि स्वाति मालीवाल के केस के बाद जो माहौल बना उसे काउंटर किया जा सकता है। एक महिला को सीएम बनाकर केजरीवाल ने संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद आतिशी देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। यानी स्वाति मालीवाल के आरोपों की धार भी कम होगी और चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है। क्योंकि आप ये बात भी ध्यान रखिए कि दिल्ली के 1,47,00,000 मतदाताओं में से 67 लाख महिला मतदाता हैं और आतिशी दिल्ली की सिर्फ तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, बस ये 2 महिला मुख्यमंत्री रही। इसके अलावा केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने की योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अभी तक अटकी हुई। केजरीवाल की पूरी कोशिश होगी कि चुनाव से पहले महिलाओं को इस योजना की एक किश्त जारी कर दें। अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है तो एलजी की तरफ से योजना को रोका जाता है, तो महिला मुख्यमंत्री होने के नाते आतिशी दिल्ली की महिलाओं की सिंपैथी हासिल कर सकती है। केजरीवाल की रणनीति तो ठीक है, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल ने अपने हिसाब से एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, लेकिन बीजेपी ने तो आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली की भावी सीएम, जो कि अब तो सीएम हो गई, उनके लिए जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी से बीजेपी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने मजबूरी में आतिशी को सीएम बनाया है। आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था। महिलाओं को कठपुतली की तरह ट्रीट करती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली को अब मार्क्सिस्ट और लेनिन चलाएंगे क्या? दिल्ली बीजेपी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सभी ने आतिशी के परिवार पर अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने का आरोप लगाया। लेकिन यही आरोप लगाकर कैसे बीजेपी केजरीवाल के ट्रैप में, उनकी पॉलिटिक्स के ट्रैप में फंसी, आपको यह आगे बताऊंगा। पहले बीजेपी नेताओं को सुनिए। आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। तो दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जब अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। लेकिन क्या बीजेपी वही कर रही है जो केजरीवाल चाह रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो बातें आतिशी को लेकर कह रही है, बीजेपी जिस तरह से आतिशी को टारगेट कर रही है, क्या वो बातें केजरीवाल को पहले से पता नहीं होंगी कि भाई आतिशी को बनाऊंगा तो ये सब सवाल उठेंगे? क्या केजरीवाल को आतिशी से जुड़े ऐसे विवाद के बारे में पता नहीं होगा? ये आज का थोड़ी है, पहले भी मुद्दा उठ चुका है कि भाई आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी न दी जाए उसको, उसका सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। फिर भी आतिशी को ही सीएम बनाया, तो इसके पीछे कोई तो सोच और प्लान रहा होगा अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि सीधी सी बात है कि केजरीवाल को भी पता है कि आतिशी को सीएम बनाने से अफजल गुरु और मार्क्स और लेनिन का मुद्दा उठेगा। लेकिन क्या केजरीवाल यही चाहते थे कि यह मुद्दा उठे? क्या यही उनका प्लान है कि आतिशी पर को टारगेट किया जाए और उन पर सवाल उठें? मैं बताता हूं, यही उनका प्लान है। आतिशी को लेकर ऐसे विवाद उठने से केजरीवाल से जुड़े विवादों पर चर्चा कम होगी, क्योंकि केजरीवाल के साथ एक विवाद नहीं है, शराब घोटाले का मामला है, शीश महल का विवाद है। अगर राजनीतिक विरोधियों का फोकस केजरीवाल पर ना होकर आतिशी पर शिफ्ट होगा तो इससे केजरीवाल को फायदा होगा। यानी बीजेपी ट्रैप में फंस रही है जब वो आतिशी कर रही है। केजरीवाल यही चाहते हैं कि बीजेपी आतिशी करे, केजरीवाल करना कम करे, क्योंकि इस्तीफा देकर केजरीवाल खुद को अब सरकार से अलग कर चुके हैं। वो अपने इमेज मेकओवर में लगे। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद शीश महल को भी छोड़कर केजरीवाल चाहेंगे कि इसके विवाद से पीछा छुड़ा सके, एक इमेज बना सके कि मैंने कुर्सी छोड़ दी, देखो मैंने शीश महल, बोलते थे ये लोग, शीश महल छोड़ दिया, देखो। इसके अलावा आतिशी पर सियासी अटैक होंगे
तो इससे सिंपैथी लेने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार जरूर करेगी, क्योंकि अब फ्रंट पर कुछ महीने के लिए आतिशी रहेंगी। आतिशी ने यह जता भी दिया कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी रणनीति क्या होने वाली है। सुनिए आतिशी को, फिर आगे की बात बताता हूं। आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। यानी अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा प्लान यह है कि केजरीवाल से सवाल ना करे बीजेपी, वो आतिशी करे, फोकस शिफ्ट। केजरीवाल ने दिल्ली का विकास नहीं किया, फाइलें रुकी रहीं, शीश महल बना, यह सवाल पूछने के बजाय आतिशी और अफजल गुरु का मामला उठे, इससे भी केजरीवाल की पॉलिटिक्स को फायदा होता है। यानी केजरीवाल ने जिस सोच के साथ सीएम की कुर्सी छोड़ी, अब तक चीजें तो उसी सोच के हिसाब से चलती दिख रही। बीजेपी भी वही गलती कर रही है जो वो 2015 से लेकर अब तक दिल्ली में करती आई। आप देखिए बीजेपी के आरोपों से केजरीवाल को किस तरह से फायदा हुआ था। बीजेपी ने 2015 के चुनाव से पहले केजरीवाल को उपद्रवी, गोत्र और नक्सली बताया। केजरीवाल ने इसे अपनी जाति से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल को बम्पर जीत मिली। साल 2020 के चुनाव के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल को आतंकी तक कह दिया। केजरीवाल ने तब कहा था कि वो दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली के बेटे को बीजेपी ने आतंकी कहा। 2020 में भी प्रचंड बहुमत से केजरीवाल की सत्ता में वापसी हुई। अब बीजेपी आतिशी को अफजल गुरु वाले मामले से जोड़कर आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले में भी वोट को पोलराइज करके हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा और इसमें नुकसान बीजेपी का होगा। क्योंकि आप ये याद रखिए कि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक नई नवेली पार्टी जो आम आदमी पार्टी बनी, उसने इतिहास रच दिया था चुनाव जीतकर और 67 सीटें जीतकर। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हिंदू मुसलमान जाति वाली पॉलिटिक्स से अलग डेवलपमेंट वाली नई पॉलिटिक्स को लोगों ने पसंद किया। तो जितना हिंदू मुसलमान जाति, आतंकी वगैरह पे मुद्दा जाएगा, उतना ही बीजेपी को नुकसान होगा, केजरीवाल को फायदा होगा। जितना बीजेपी केजरीवाल ने काम क्यों नहीं किया ये पूछती रहेगी, उतना बीजेपी को फायदा होगा। और फिलहाल बीजेपी ट्रैप में फंसी हुई है। वो आतिशी अफजल गुरु कर रही है। वैसे भी अफजल गुरु जैसे मुद्दे हों या फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, यह चुनावों में हावी होगा तो इससे केजरीवाल को कोई नुकसान नहीं है, इससे उनका फायदा ही है। क्योंकि ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो फिर जनता से जुड़े मुख्य मुद्दे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर सारा ध्यान विवादित मुद्दों पर ही रहता है। जैसे आप देखिए कि 2020 में दिल्ली चुनाव से ठीक पहले क्या हुआ था। 2019 में दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था। मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएए के विरोध में लंबा प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान केजरीवाल शांत रहे, कोई बयान नहीं दिया केजरीवाल ने। ना ही हिंदुओं को नाराज किया, ना ही मुसलमानों को नाराज किया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुओं के वोट भी मिले और मुसलमानों के तो एक तरफा बंपर वोट मिले। दिल्ली में जो मुस्लिम वोट एक वक्त पर एक तरफा कभी कांग्रेस को जाता था, वो केजरीवाल को शिफ्ट हो गया। आप 2015 के विधानसभा चुनाव का हाल देखिए, वहां पर क्या स्थिति थी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुस्लिम वोट जो है वो केजरीवाल के लिए बंपर शिफ्ट हुआ। दिल्ली में अगर आप देखिए, दिल्ली 2015 का जो विधानसभा था, उस चुनाव में, ये आपको मुस्लिम वोट का बता रहा हूं, मुस्लिम वोट किसको कितना मिला। 2015 में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिला 20% और आम आदमी पार्टी को मिला 77%। बॉस, आप सोचिए किस तरह से बंपर वोट आम आदमी पार्टी के लिए शिफ्ट हुआ। फिर 2019 में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव मुसलमानों ने केजरीवाल के लिए फिर एक तरफा वोट किया। और अगर आप 2020 का चुनाव देखें जो शाहीन बाग के उस प्रोटेस्ट के बाद हुआ था, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट मिला दिल्ली के अंदर 13% और जिस आम आदमी पार्टी को पिछली बार 77% मुसलमानों का वोट मिला था, वो बढ़कर चला गया 83% पे। बॉस, 83%। यानी अगर दिल्ली में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हुई तो इसमें केजरीवाल का ही फायदा है। इसलिए जिस तरह से आतिशी पर हमले किए जा रहे हैं, उसमें अफजल गुरु का नाम लाया जा रहा है, उससे केजरीवाल को ही फायदा होगा और बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है। केजरीवाल का एक फायदा और है
और वो फायदा यह है कि जो मुस्लिम वोट हाल फिलहाल में फिर से कांग्रेस की तरफ जाने लगा था, वो केजरीवाल की तरफ फिर से आ जाएगा जब ये अफजल गुरु वाला मामला जो है वो तेजी पकड़ेगा। क्योंकि हिंदू मतदाताओं के लिए केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड चल देते हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे, लेकिन केजरीवाल की टेंशन कांग्रेस बढ़ा रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर भले ही केजरीवाल का पिछले 2 विधानसभा चुनाव से एकाधिकार हो गया था, लेकिन 2022 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दे दिया था। 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में 42% वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनाव में 53.5% वोट मिले थे। यानी 2 साल में ही आम आदमी पार्टी का करीब करीब 11% वोट कम हो गया। दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को 12.16% वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनाव में उसका वोटिंग प्रतिशत 4% के करीब था, यानी उसका 8% वोट बढ़ गया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस में वापस जाने लगा। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद जीते और कांग्रेस ने 9 में से जो 7 पार्षद जीते वो मुसलमान हैं। 9 में से 7 मुस्लिम बहुल ओखला में 5 पार्षद जीते। यहां से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह विधायक हैं। यहां आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी, 2 कांग्रेस ने जीती और 2 बीजेपी ने। इसी तरह से सीलमपुर में 4 पार्षद सीटें हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई। यानी आतिशी से जुड़े विवादों को देखते हुए भी उन्हें सीएम बनाना केजरीवाल का एक पॉलिटिकल स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें पहले ही दिन बीजेपी फंसती दिख रही है, क्योंकि जितना अफजल गुरु का मुद्दा उठेगा उतना मुसलमान वोट जो है वो, ऐसा कई जानकारों को लगता है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ फिर से शिफ्ट हो जाएगा। और जो कांग्रेस की तरफ एमसीडी की तरफ में चुनाव में मुसलमान वोट जाता दिख रहा था, वो अगर रुक गया तो कांग्रेस को नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। केजरीवाल के सियासी विरोधी अगर दिल्ली के मुख्य मुद्दों पर चलें तो इससे केजरीवाल को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आरोप लगते रहे कि एलजी से टकराव का मामला हो, या फिर केजरीवाल से जुड़े विवाद हो, या फिर जेल से सरकार चलाने की जिद हो। इन सब वजहों से दिल्ली के काम अटके हुए हैं, जिसमें केजरीवाल अब चाहते हैं कि नया सीएम बनाकर चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा काम करवाए जाएं। इसलिए शायद यह बड़ी वजह है कि केजरीवाल ने अचानक सीएम की कुर्सी छोड़ी, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, भाई एक विश्वास पात्र को सीएम की कुर्सी दी, महिला फेस को दे दिया तो स्वाति मालीवाला वाला केस भी पीछे चला गया। महिला को सीएम बनाया तो पुरुष विधायक जो है वो कुछ बोलने से बच रहे हैं, और साथ ही अफजल गुरु का मामला जो है वो बीजेपी ने खुद ही उठा दिया। अब जितना वो मामला उठेगा, जितना आतिशी पे अटैक होगा, उतना केजरीवाल साइड में रहेंगे और अपनी पॉलिटिक्स जो है वो फिर से इकट्ठा करने के लिए उनको समय मिलेगा। मुस्लिम वोट बैंक जो है वो वापस लौटने की उम्मीद बढ़ेगी। यानी केजरीवाल ने बहुत सोच समझकर आतिशी को सीएम बनाया है। और इसीलिए अगर आप राजनीति में देखेंगे तो कई जानकारों को लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति ना अभी केजरीवाल से बहुत पीछे है। केजरीवाल जो है ना वो एक नेता के तौर पर सोचने में राहुल गांधी से बहुत आगे। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी क्या केजरीवाल पर फोकस रख पाती है, क्या वो मुद्दे उठा पाती है, और दिल्ली में और क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। पाठशाला में आज की स्पेशल क्लास। खुद के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने किसे बर्थडे गिफ्ट दे दिया? 74 किलो का लड्डू, 41 लाख का मुकुट। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बटे अनोखे गिफ्ट्स। मोदी का स्कूल, चाय की टपरी और अनसुने किस्से। पीएम मोदी के आज जन्मदिन पर यह स्पेशल चैप्टर देखिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है, और उनके इस बर्थडे की सबसे खास बात यह है कि उनके तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी आज ही पूरे हुए। इसलिए इस खास बर्थडे को पीएम मोदी के फैंस अलग अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई 74 किलो का लड्डू बांट रहा है, किसी ने 12 घंटे की मेहनत से पीएम मोदी की एक अनोखे स्टाइल से पेंटिंग बनाई है, कहीं पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए हवन हो रहा है। आज पूरी दुनिया से पीएम मोदी को जन्मदिन के बधाई संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सब से अलग आज अपने जन्मदिन पर छुट्टी लेने की बजाय ओडिशा में काम करते दिखे। आज प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर में पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों की चाबी देने लाभार्थियों के घर पहुंच गए। यानी बर्थडे पीएम मोदी का था और उन्होंने नए घर का गिफ्ट लाभार्थियों को दे दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपनी मां हीराबेन की उनको याद आ गई। दरअसल पीएम मोदी कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाते, वो कोई केक नहीं काटते, वो किसी सरकारी खर्चे पर किसी बड़े से शिप पर या हवाई जहाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर अपनी मां हीराबेन से आशीर्वाद लेने गांधीनगर जाया करते थे।
और उनके हाथ से मुंह मीठा करके वापस दिल्ली आते थे। लेकिन अब मां रही नहीं दुनिया में, इसलिए जन्मदिन पर मां के हाथ से मुंह मीठा करने का सिलसिला भी रुक गया। आज जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे तो उस परिवार के लोगों ने पीएम मोदी को उनकी पसंदीदा खीर खिलाई। परिवार के लोगों को पता था कि आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर पीएम मोदी की तरफ से मकान के रूप में सबसे कीमती गिफ्ट मिला इस परिवार को, इसलिए पीएम मोदी को खीर खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक भी हो गए, अपनी मां को याद करते हुए एक किस्सा भी शेयर किया। पहले आप वो किस्सा सुनिए, इसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से पीएम मोदी को देश भर से बर्थडे विशेज आई हैं। तस्वीरें देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन पहले जरा पीएम को सुनिए। मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास मेरे पूरे जीवन की पूंजी है। गांव, गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी समाज के जीवन में आ रहा ये बदलाव, उनकी ये खुशियां ही मुझे और मेहनत करने की ऊर्जा देती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस परिवार को घर गिफ्ट कर रहे थे, उस परिवार से उन्होंने बात भी की। वहां क्या चर्चा हुई, जरा वो भी सुनिए। ठीक लग रहा है ये सर, वो वाले घर से ये वाले घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर बहुत अच्छा है। ये सर, वो वाला घर तो घर ही नहीं होगा। नहीं सर, यहाँ रोज खाना बनाने के लिए नई जगह था। हाँ। और लैट्रिन जाने के लिए भी था। हाँ। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब अच्छा है। सब अच्छा हाँ। है। यानी प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन में दूसरों को गिफ्ट देकर खुश थे। आज सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर ओडिशा के लाखों लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने आज ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। आज इस योजना की पहली किश्त 5,000 रुपए 25 लाख महिलाओं को दी गई है। ओडिशा में चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने यह गारंटी दी थी कि महिलाओं को अगले 5 साल तक 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने आज अपना वादा निभा दिया। इस दौरान पीएम मोदी उन महिलाओं से भी मिले जो लखपति दीदी योजना के तहत अपना बिजनेस कर रही हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं कपड़े सिलने का काम करती हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने एक महिला टेलर को ऐसे प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया कि वो भी चौंक गई। सुनिए पीएम मोदी ने आज किस चीज का ऑर्डर दे दिया। आप जो सुभद्रा योजना बनाए हैं, हाँ। जो महिलाओं के लिए, हाँ। वो मतलब हम आपको कैसे मतलब धन्यवाद दें वो समझ में नहीं आ रहा है। सर आप हमारे भारत हाँ। के हीरो हो। वो कोयले में से निकलता है हीरा। कोहिनूर हीरा सर, कोहिनूर हीरा। हाँ। सर पूरा भारत के नहीं, पूरा मतलब आप पूरा नेशनल इंटरनेशनल सबसे भी हीरो है आप हमारे गांव में आए, हम बहुत खुश है, ग्रामवासी भी बहुत खुश है। इंडिपेंडेंट होने के लिए आप बैंक से लोन देते हैं, इसीलिए हम बहुत आभारी है आपके। क्या बिजनेस करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। जी ऐसा कुर्ता बना दोगी? हाँ, जरूर बना लेंगे। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी को दीजिए, मैं पहनूंगा। पीएम मोदी के अपने जन्मदिन पर ओडिशा में व्यस्त रहने की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन देश भर में लोगों ने अपने अलग अलग अंदाज से उनका जन्मदिन मनाया। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के जन्मदिन मनाने के लिए वाराणसी पहुंच गए।
यहां सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और 74 किलो का एक विशाल लड्डू प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा। दरअसल आज पीएम मोदी 74 साल के हुए हैं, इसलिए सीएम योगी ने 74 किलो का स्पेशल लड्डू बनवाया और इसे पूजा के बाद लोगों में बांटा गया। इस कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में हवन भी किया। तो ये उस 74 किलो के लड्डू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आपको पीएम मोदी के वाराणसी के उस जबरदस्त फैन के बारे में भी बताता हूं जिसने एक अलग अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। इन भाई साहब ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी के संकट मोचक मंदिर में 3 स्वर्ण मुकुट दान किए। अब ये मुकुट मंदिर में विराजे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को पहनाए जाएंगे। इन मुकुट का वजन करीब 1.25 किलो है और इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी स्वर्ण मुकुट की कीमत करीब 41 लाख रुपए बताई गई। संकट मोचन मंदिर में सोने के मुकुट दान करने वाले शख्स का नाम अरविंद सिंह है, जिन्होंने पीएम मोदी की अच्छी सेहत के लिए मंदिर में यह दान दिया उनके जन्मदिन पर। मतलब नरेंद्र मोदी के लिए आप देखिए लोगों का कनेक्ट देखिए। पीएम मोदी को चाहने वाले लोग किस किस तरह से उनका जन्मदिन मना रहे हैं, इससे जुड़ा एक और वीडियो देखिए। यह पीएम मोदी की एक तस्वीर है जिसे चेन्नई की रहने वाली एक 13 साल की बच्ची ने तैयार किया है। कमाल की बात यह है कि इस बच्ची ने लगातार 12 घंटे की मेहनत से इसे तैयार किया। इस तस्वीर को बनाने में कई तरह के अनाज और दालों का इस्तेमाल हुआ। इस बच्ची की पीएम मोदी के प्रति स्नेह और सम्मान को देखते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रहा है और इस बच्ची की बड़ी तारीफ भी हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट के बारे में भी आपको बताता हूं जिसमें पीएम मोदी का पूरा बायोडेटा किसी ने छाप दिया। इस पोस्ट में पीएम मोदी के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो जरा देखिए। इसमें लिखा है, नाम नरेंद्र मोदी, सीएम रहे 13 साल, पीएम रहे 10 साल, लीव यानी छुट्टी ली 0, स्कैम किया 0, हाउस घर 900 स्क्वायर फीट में जो कि खरीदा था 2002 में, कीमत थी 1 लाख रुपए, प्रॉपर्टी 0, फेवर्स डन टू हिज फैमिली यानी अपने परिवार के लिए क्या कुछ अलग से कुछ कर दिया, फेवर कर दिया 0, बिगेस्ट एलिगेशन यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा आरोप क्या है, हार्डकोर पैट्रियट है यानी कट्टर देशभक्त है, ये उन पर सबसे बड़ा आरोप है। इन सारी बातों को देखकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इस पोस्ट में पीएम मोदी के जीवन के 74 सालों का सार छुपा हुआ है। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर लोग सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। इनमें से बहुत सी तस्वीरें उस दौर की हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात में अपने घर वडनगर और अहमदाबाद के बीच अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे। इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर 1967 की है जिसमें नरेंद्र मोदी 17 साल की उम्र के हैं और वो दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये 17 साल के नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जब नरेंद्र मोदी अपना घर छोड़कर तपस्या के लिए जंगल जाने का विचार बना चुके थे। अब आपको नरेंद्र मोदी के बचपन के दौर की भी तस्वीरें दिखाता हूं जो एक ऐतिहासिक हेरिटेज साइट बन चुकी है। यह वडनगर में मौजूद नरेंद्र मोदी का वो स्कूल है जिसमें उन्होंने शुरुआती शिक्षा पूरी की थी। यह नरेंद्र मोदी का स्कूल है। इस स्कूल का नाम वडनगर प्राइमरी स्कूल है लेकिन अब इसे प्रेरणा स्कूल के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब स्कूल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है और इसमें पूरे भारत से प्राइमरी एजुकेशन के लिए बच्चे आ रहे हैं। यहां पर पढ़ाई के साथ खाने और रहने की सुविधा भी दी जाती है। पीएम मोदी के बचपन की बात हो और उनकी चाय की दुकान की चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की उस चाय के स्टॉल को दिखाता हूं जिसमें नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे। यह है वो चाय का स्टॉल। यह वडनगर का पुराना रेलवे स्टेशन है जहां यह चाय की स्टॉल आज भी मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वडनगर का नया रेलवे स्टेशन बन चुका है लेकिन नरेंद्र मोदी की जो चाय की दुकान थी वो वैसी की वैसी है और इसे बदला भी नहीं गया है। आज की तारीख में यह चाय की दुकान हेरिटेज साइट बन गई है जिसे लोग देखने आते हैं कि देखें नरेंद्र मोदी कहां चाय बेचते थे। तो जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते भी थे या नहीं थे, भैया चाय की दुकान वडनगर के पुराने रेलवे स्टेशन पे आज भी मौजूद है। नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने के लिए चाय बेचते थे, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण के लिए हिंदुत्व का प्रचार करने में भी जुटे थे। उस दौर में भी नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ आ जाया करती थी। आज आपको 1980 के दशक की वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जिसमें नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के बारे में भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर साबरकांठा जिले के एक छोटे से शहर प्रांतिज की है। अब इस तस्वीर का इतिहास भी सुनिए। दरअसल 1984 में गुजरात के छोटे से शहर प्रांतिज में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। इस दौरान दंगाई हिंदू समुदाय के ऊपर हमले कर रहे थे जिससे बहुत से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हो गए। इस घटना के बारे में प्रांतिज के लोगों ने नरेंद्र मोदी को बताया। उस समय नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में संघ के विभाग प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रांतिज गए
और हिंदू समुदाय के साथ कई बैठकें की। नरेंद्र मोदी ने लोगों को समझाया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने लोगों को अहिंसा के रास्ते हिंदुत्व की शक्ति का संदेश दिया। मोदी ने कहा कि अगर हिंदू अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन करें तो कोई ताकत हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू शामिल हुए। इस यात्रा से पहले नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की एकजुटता पर एक ऐसा भाषण दिया जिससे दंगाइयों को तगड़ा मैसेज मिल गया। इसके बाद पूरे इलाके में दंगे रुक गए और लोगों के बीच हिंदुत्व की शक्ति का संदेश पहुंच गया। यानी लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी आज ऐसे ही इतने पॉपुलर हो गए। भैया बड़ा लंबा सफर रहा है और आज वो 74 साल के हो गए। देश उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है।